हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दिशा बुक का सॉल्यूशन चल रहा था और आज है इसकी 5वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कछवा वंश, यानी कि जयपुर के शासक थे उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम पुलिस का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे आरएस का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जितनी भी भर्तियों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, यानी कि जयपुर के निर्माता कौन है या संस्थापक कौन है, तो वो आपके आ जाएगा जय सिंह द्वितीय। तो इसके बारे में व्याख्या देख लो भाई। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर और सीवी रमन के शब्दों में रंगसिरी के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध जयनगर वर्तमान में जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को कछवा नरेश महाराजा बिशन सिंह यानी कि विष्णु सिंह के पुत्र सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी और इसकी नींव है वो पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखी गई थी। तो इसकी नींव किसने रखी, तो जगन्नाथ के हाथों रखी गई थी। और इसकी स्थापना करने वाले या इसका जयपुर की स्थापना करने वाले कौन है, तो वो आ जाएंगे अपने सवाई जय सिंह द्वितीय। और स्थापना कब की, तो 18 नवंबर 1727 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। तो जयपुर शहर की स्थापना जो है वो 1727 के अंदर होती है और सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी और नींव रखी थी सम्राट जगन्नाथ के द्वारा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गलोरी यानी कि रंगश्री के नगर या रंगश्री के महल कह सकते हैं तो नाम दिया, वह कौन सा नगर है, यानी कि राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने कहा था कि ये तो आइलैंड ऑफ गलोरी है, तो वो आ जाएगा अपने जयपुर शहर को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे। तो जय सिंह द्वितीय के पिता थे महाराजा बिशन सिंह, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, यानी कि किसके स्वागत के अंदर पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था, क्योंकि जो मेहमान आ रहे थे उनको गुलाबी रंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद था उनको। तो जयपुर के महाराज ने कहा कि पूरे के पूरे नगर को ऐसा करो, गुलाबी रंग से रंग दो। तो वो कौन से मेहमान थे, तो वो अपने आ जाएगा प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। तो कौन आ जाएंगे भाई, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आगमन की खुशी में पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। इसकी व्याख्या देखो, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह द्वितीय को जाता है। वो भी 1835 से लेकर 1880 तक शासक रहे थे राम सिंह द्वितीय। उन्हीं के शासन काल में प्रिंस अल्बर्ट है वो जयपुर आए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से दिया गया। तो जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया, तो वो अपने आ जाएगा राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। तो जय सिंह के दरबार में जो विद्याधर थे वो कौन थे, तो वो आपके आ जाएगा वास्तुशास्त्र, यानी कि ये जो मकान वगैरह बनाते हैं, जो इंजीनियर होते हैं आज के समय के, उस समय उनको कहते थे वास्तुशास्त्र। यानी कि वास्तु सही होना चाहिए मकान का, किस दिशा में द्वार होना चाहिए, किस दिशा में खिड़की होनी चाहिए, ये सारा का सारा डिसाइड है वो वास्तुशास्त्र ही करते थे पहले ही। और सवाई जय सिंह के समय जो वास्तुशास्त्र थे वो थे विद्याधर। ठीक है भाई। इसका देखो व्याख्या दे रखी है, जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया गया था। ये एक बंगाली वास्तुविद और तांत्रिक था, विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया एवं नगर नियोजन कौन था। तो जयपुर शहर को बसाने के लिए जो नक्शा तैयार किया गया था, यह नक्शा किसने तैयार किया, तो वो आ जाएगा अपने विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कछवा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे। कछवा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके आ जाएगा दुल्ले राय। यानी कि दुल्ले राय ने कछवा वंश की स्थापना की थी भाई ढूंढाड़ के अंदर। इसकी व्याख्या देखो, आमेर के कछवा यानी कि ढूंढाड़ वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्ला राय या दुल राय ने की थी। इन्होंने मांच यानी कि जयपुर, रामगढ़ के मीणाओं और दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को कछवा वंश की नींव रख और दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि दुल्ले राय ने शुरुआत है वो दौसा से की थी। दौसा में जो बड़गुजर थे उनको हराया पहले और वहाँ पे कछवा वंश की नींव रखी और दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के कोकिल देव नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। कोकिल देव के बाद क्रम से हुन देव, जान देव और पंचवन देव और पंजन देव या प्रजुन देव भी कह सकते हैं इनको, और मालसी देव जो कि पंचवन देव का पुत्र था, आमेर के शासक बने थे। यानी कि पहले शुरुआत करने वाले कौन थे? तो आ जाएगा दुल्ले राय जो कि दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। फिर आते हैं कोकिल देव। तो कोकिल देव ने भाई आमेर पर स्थापना, आमेर पर जो मीणा थे उनको पराजित किया और उनको राजधानी बनाया था आमेर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कछवा राजवंश की जो प्रथम राजधानी बनी थी वो दुल्ले राय के द्वारा बनाई गई थी और वो थी अपने दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आमेर को अपने अधीन करने वाले शासक थे कोकिल देव। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। तो कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार किया और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? यानी कि जो कोकिल देव है वो निम्न में से किस वंश से संबंधित रहने वाला है? तो कोकिल देव का संबंध आ जाएगा भाई कछवा वंश से। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही रहने वाला है कि कोकिल देव का संबंध किस वंश से है? तो कछवा वंश से रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, कोकिल देव ने आमेर को कछवा वंश कब बनाया था? यानी कोकिल देव ने आमेर को कछवा वंश कब बनाया था? इसका मतलब है कि आमेर पर अधिकार कब किया था? तो वो आपके आ जाएगा 1207 के अंदर। यानी कि जो कोकिल देव है उन्होंने आमेर के मीणाओं को 1207 में पराजित करके आमेर को अपने अधिकार कर लिया और आमेर को अपनी राजधानी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शासक पजन देव या पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? यानी कि जो पजन देव है या फिर पजवन देव है उनका निम्नलिखित में से किस वंश से संबंध रहा है? तो वो अपने आ जाएगा कछवा वंश से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आमेर राजा बियारिमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? यानी कि जो आमेर के राजा थे जिसका नाम था बियारिमल, इनकी पुत्री थी जिसका विवाह वो अकबर के साथ हुआ था। तो वो कौन से स्थान पर हुआ? तो वो अपने आ जाएगा सांबर नामक स्थान पर राजा बिहारिमल की पुत्री का विवाह वो अकबर के साथ संपन्न हुआ था। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखा है, व्याख्या में दे रखा है कि बारमल या बिहारिमल, क्योंकि बारमल को बिहारिमल के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बिहारिमल आए तो वो बारमल है, बारमल आए तो बिहारिमल, ठीक है ना। तो बारमल या फिर बिहारिमल 1547 ईस्वी में आमेर के कछवा शासक बने और बारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगतई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांबर में अपनी पुत्री हरकाबाई या फिर मानमती या साहिबाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उज़मानी यानी कि कक्षा 12 की पुस्तक के अनुसार इनका नाम है वो बेगम मरियम उज़मानी मिलता है और इनका नाम हरकाबाई भी मिलता है। तो ये दो नाम ध्यान रखना भाई, हरकाबाई भी है और बेगम मरियम उज़मानी भी है और साहिबाई भी कहते हैं, मानमती भी कहते हैं और हरकाबाई तो कहते ही हैं, ठीक है ना के नाम से जानी जाती है। का विवाह मुग़ल शासक अकबर से किया गया था और जहांगीर या सलीम इनका पुत्र था। यानी कि जो सलीम है या जहांगीर है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का क्या कहते हैं कॉम्बो है, ठीक है ना।
तो हरका भाई और अकबर का पुत्र है जहांगीर, या इनको सलीम भी कहते थे। तो ये नाम ध्यान रखना भाई। भारमल या बिहारीमल ने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ पे किया? तो सांबर के अंदर अकबर से करवाया था। और किसकी मध्यस्थता से मिला अकबर और भारमल के संधि हुई थी? तो वो नाम ध्यान रखना भाई, चगताई खां। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 6 जनवरी 1562 के अंदर चगताई खां के नेतृत्व में या फिर चगताई खां के मध्यस्थता में भारमल और अकबर के मध्य बैठक होती है और ये विवाह संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? यानी कि पहला राजपूत राज परिवार जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वो आपके आ जाएगा कछवा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो आमेर का प्रथम शासक भारमल या फिर बिहारीमल था, जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उनके साथ संधि की, उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। और किसके मध्यस्थता में? तो चगताई खां के मध्यस्थता में 1562 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो अधीनता स्वीकार की थी 1562 के अंदर, सांबर के अंदर और चगताई खां के मध्यस्थता में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया था? यानी कि राजपूतों से वैवाहिक संबंध जो स्थापित करने की जो नीति अकबर की थी, उसमें सबसे पहले है वो किसके साथ विवाह हुआ था? तो वो आ जाएगा हरका भाई। तो हरका भाई के बाकी सब नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अभी हरका भाई है, मानमती है और बेगम उस्मानी है, तो ये सब नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो जहांगीर की जो माता है वो किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो वो आ जाएगा कछवा राजवंश, यानी कि आमेर के शासक भारमल या बिहारीमल की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि है वो किसको दी? तो वो आ जाएगा अपने भगवंत दास को। यानी कि भगवंत दास जी को ये उपाधि मिली थी अमीर उल उमरा। इसकी व्याख्या देखो भाई, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई या फिर इनको सुल्तान निस्सा का विवाह शहजादे सलीम यानी कि जहांगीर से 14 फरवरी 1585 में किया था। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो कि अपनी मृत्यु तक वहीं पे रहा था। यानी कि भाई ये जहांगीर जो था वो भारमल की पुत्री का बेटा था और भारमल का पुत्र था भगवंत दास, यानी कि दोनों बहन भाई थे। तो इसका मतलब है कि जो ये जहांगीर है और ये मान भाई है, ये दोनों तो मामा और बुआ का लड़के लड़की हुए और इन दोनों की शादी करवा दी भाई। देख लो भाई क्या ज़माना था यार। ठीक है। तो 13 फरवरी 1585 के अंदर इनके विवाह हुआ था और इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम है खुसरो। ठीक है ना। तो भगवंत दास की पुत्री का नाम ध्यान रखना, मान बाई नाम है। और मानमती पूछे तो हरका बाई है और मान बाई पूछे तो भगवंत दास की पुत्री है। ठीक है। और इनका नाम फिर हो गया था सुल्तान निसा और इनका विवाह शहजादे सलीम के साथ हो गया था। और इन भगवंत दास ने अपनी पुत्री दी थी, इसलिए इनको 5000 का तो मनसब मिल गया और अमीर उल उमरा की उपाधि भी मिल गई और पंजाब सूबे की सूबेदारी भी मिल गई। बहुत ही अच्छा तरीका था भाई ये। तो भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? तो कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम के साथ 1585 ईस्वी में किया था? तो वो अपने आ जाएगा भगवंत दास। भगवंत दास जी ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह है वो शहजादे सलीम के साथ किया था और उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था खुसरो। खुसरो का नाम भी ध्यान रखना भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो वो आ जाएगा राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने विराटनगर के अंदर मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, कोटपुतली के विराटनगर में मौजूद मुगल दरवाज़ा आमेर के कछवा वंश के राजा मान सिंह ने
बादशाह अकबर के विश्राम गृह के रूप में करवाया था। यानी कि राजा अकबर के विश्राम गृह के लिए इस दरवाजे का निर्माण करवाया था विराटनगर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रांतों के अंदर मानसिंह को सूबेदार बनाया गया, तो वो अपने आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो काबुल, तो बिल्कुल सही है। काबुल के अंदर 5 कबीले थे और पांचों को परास्त करने के बाद मानसिंह ने जयपुर का जो ध्वज था वहाँ पे 5 कलर बनवाए थे, ठीक है। और वो 5 कलर इसी की याद में बनाए थे कि उन्होंने 5 कबीलों को परास्त किया था काबुल के अंदर। तो काबुल तो इनका सूबेदार बने हुए थे और बिहार में भी सूबेदार बने थे, बंगाल के अंदर भी ये बने थे क्योंकि वहाँ पे बंगाल के जो कायद कामदार थे वहाँ से वो शिला देवी की मूर्ति लेके आए थे, ठीक है। तो यानी कि 1, 2 और 3, तो तीनों ऑप्शन यानी कि ये पहला जो विकल्प है वो इसका सही हो जाएगा कि काबुल में भी सूबेदार बने थे, बिहार में बने थे और बंगाल के अंदर भी बने थे, ठीक है भाई। और इसमें आपको एक कमेंट करना है कि जो बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लेके आए थे तो साथ में कौन सा पंडित आया था वो आपको कमेंट करके बताना है, उस पंडित का नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और पहले इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है। 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1585 के अंदर। और दिसंबर 1587 में बिहार के गिद्धगोर शासक पूरनमल और खड़गपुर के शासक संग्राम खां को परास्त करके बादशाह अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी भी दी गई थी। फिर मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को परास्त करके उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। अकबर ने इस विजय के बाद मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया गया था। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मानसिंह ने कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को परास्त करके मुगल शासक के अधीन किया। और राजा केदार से वे 1604 ईस्वी में शीला माता की मूर्ति लाए थे। तो ये ध्यान रखना 1604 के अंदर राजा केदार से शीला देवी की मूर्ति लेके आए थे और उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया था। 1605 ईस्वी तक मानसिंह बंगाल में बिहार के सूबेदार रहे थे। और आपको ये कमेंट करना है कि वहाँ से जो मूर्ति लेके आए थे तो इनके साथ एक पंडित आए थे और उस पंडित का नाम आपको कमेंट में लिखना है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो मानसिंह को बिहार का सूबेदार है वो किस वर्ष नियुक्त किया गया, तो वो अपने आ जाएगा 1587 के अंदर बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था। तो सफलतापूर्वक दबाने का श्रेय जाता है मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से लेकर 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे थे। तो 1587 से लेकर 1594 तक कौन से प्रांत के सूबेदार रहे, तो वो प्रांत आ जाएगा अपने बिहार प्रांत के। बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, उस प्रांत के ये सूबेदार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था। तो किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां और सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था, तो वो अपने आ जाएगा बंगाल प्रांत के सूबेदारी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिहार में मानसिंह ने निम्नांकित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाया था। तो इसमें अपने आ जाएगा पूरनमल और संग्राम खां, यानी कि पूरनमल और संग्राम खां बिहार के शासक थे। इन दोनों को मानसिंह ने परास्त करके मुगल बादशाह अकबर के अधीन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वो कौन सा नवरत्न था। तो नवरत्नों में आ जाएगा अपने जयपुर के कछुआ शासक राजा मानसिंह, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखो भाई, अकबर का नवरत्न राजा मानसिंह जिसने बंगाल में 1594 में, उड़ीसा और बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था। यानी कि 1585-86 के अंदर केवल एक राजपूत को ही ये 5000 का मनसब था, और वो शासक कौन था? तो वो आ जाएगा अपने राजा मान सिंह। यानी कि राजा मान सिंह जो है वो शुरुआत से बहुत ही बहादुर आदमी थे भाई, ठीक है, और अकबर के लिए लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा लड़ी थी इन्होंने। और इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है, 1585 में मान सिंह को काबुल विजय 1585 में मान सिंह को काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनका मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया था। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मान सिंह को 7000 का मनसब भी प्रदान कर उनका अपूर्व सम्मान किया था, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी थी। यानी कि जहांगीर और मान सिंह की बनती नहीं थी, लेकिन अकबर ने 5000 मनसब से बढ़ाकर 7000 मनसब किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो कमी की थी राजा मान सिंह के मनसब में कमी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराजा मान सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। मान सिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। ये स्थान का नाम ध्यान रखना भाई, 1614 में हुई थी मृत्यु, और कहाँ पे हुई थी? तो इलीचपुर नामक स्थान जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। यानी कि दो शासक थे, दो सरदार थे जिनको अकबर के समय है वो 7000 की मनसबदारी दी गई थी। तो वो आ जाएगा अपने मान सिंह और कोका अजीज़। तो ये दो नाम ध्यान रखना भाई, मान सिंह को भी उस समय 7000 की मनसबदारी थी, और कोका अजीज़ को भी उस समय 7000 की मनसबदारी दी गई थी। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, राजा मान सिंह और कोका अजीज़ को अकबर ने सन 1605 ईस्वी में 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। तो मान सिंह और कोका अजीज़ कितनी मनसबदारी? तो 7000 की मनसबदारी दी गई थी 1605 के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट दे रखा है, अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब कब प्रदान किया गया था? यानी कि अकबर ने 7000 तो इसको जात दे रखे थे सैनिक, और 6000 है उस सवार सैनिक का मनसब कब प्रदान किया गया? तो वो आ जाएगा 1605 के अंदर। ठीक है ना भाई। और साथ में और किसको दे रखा था? तो कोका अजीज़ को भी 7000 का मनसब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो वो आ जाएगा मिर्ज़ा राजा मान सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस मुग़ल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी कि राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की गई थी? तो कौन सा मुग़ल शासक था? तो वो आ जाएगा औरंगजेब। यानी कि औरंगजेब के समय है वो राजपूत और मराठाओं का जो मनसब था वो बहुत ही अधिक था उस समय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखा है, अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा जो है वो 22% था, और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी कि राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी गई थी, जो मुग़ल शासकों में सर्वाधिक थी। तो अकबर के समय थी मनसबदारी 22% राजपूतों की, और औरंगजेब के समय हो गई थी 33%। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? तो किस राजपूत शासक को फर्जंद की उपाधि दी गई थी? तो वो अपने आ जाएगा राजा मान सिंह। यानी कि फर्जंद का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो था बेटा, यानी कि बेटे के समान इनको माना गया था मान सिंह को। इनकी व्याख्या देखो भाई, मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 के अंदर मुग़ल सेना का प्रतिनिधित्व किया था, और अकबर ने इन्हें फर्जंद तथा राजा की उपाधियों से नवाजा था। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कछवा वंश या कछवा शासक ऐसे शासक है जिसके आप देखो कि क्वेश्चन आए हुए तो सारे के सारे मुग़लों से संबंधित ही आए हुए हैं। यानी कि पूरा का पूरा भाई मुग़लों का प्रभाव देखने को मिलता है जयपुर के कछवा वंश के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, किस राजपूत राजा ने
हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो राजपूत शासक ने हरिनाथ और सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो वो राजा आ जाएगा आमेर के राजा मान सिंह। यानी कि मान सिंह ने हरिनाथ को भी शरण दी थी, सुंदरदास को भी शरण दी थी और जगन्नाथ को भी शरण दी थी। इसकी व्याख्या देखो भाई। मान सिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बारठ प्रमुख और राय मुरारी दास, पंडुरिक, सुंदरदास और जगन्नाथ आदि थे। इनके समय जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली तथा राय मुरारी दास ने मान चरित्र की रचना की थी। यानी कि मान सिंह कीर्ति मुक्तावली रचना किसने की? तो जगन्नाथ ने की है। और राय मुरारी दास ने मान चरित्र की रचना की थी। तथा पंडुरिक विठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना भी की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? यानी कि कौन था जो मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? तो वो आ जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ, सुंदरदास, ये सारे के सारे इनके संरक्षण में थे भाई। इसकी व्याख्या देखो। मान सिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। तो मान सिंह के संरक्षण में आ जाएगा अपने जगन्नाथ जी और मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में आ जाएगा कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? यानी कि ध्वज का जो रंग आज वर्तमान में देखते हो आप 5 कलर है, ये 5 कलर है, वो किस शासक ने बनवाए? तो वो आ जाएगा मान सिंह। और इसके पीछे क्या कहानी थी वो आपको बताया था कि काबुल के अंदर जो 5 कबीले थे उन पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मान सिंह ने जयपुर का जो राज्य ध्वज था इसमें 5 कलर करवाए थे। ठीक है भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। मान सिंह द्वारा काबुल अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मान सिंह को दिया था। और इस ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंगों यानी कि नीले, पीले, लाल, हरे और काले से मिलकर जयपुर का पंचरंगा झंडा बना था। और इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफ़ेद रंग का हुआ करता था, लेकिन अफगानों पर जो विजय प्राप्त हुई थी इसके विजय के उपलक्ष्य में मान सिंह ने जयपुर का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसमें 5 कलर करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी वो करने के लिए किस शासक ने विवश कर दिया? तो वो आ जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। तो पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। कब हुई थी? तो 1665 के अंदर हुई थी। ठीक है। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम 1621 से लेकर के 1666 तक इनका शासन रहा था। और 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर के शासक बने थे। इन्होंने 3 मुग़ल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की अपनी सेवाएं दी थी। यानी कि जहांगीर के समय भी सेवा दे रहे थे, शाहजहाँ के समय भी दे रहे थे और औरंगजेब के समय भी सेवा दे रहे थे। और राजा जय सिंह को शाहजहाँ ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। और सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। जो सतसई नामक रचना है इनके जो रचयिता है बिहारी कवि, और बिहारी कवि के किसके दरबारी थे? तो अपने मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुग़ल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहा था? यानी कि कौन सा शासक था जिसने जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के समय उनकी सेवा में रहा था? तो वो आ जाएगा अपने मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह इन तीनों के शासनकाल के समय था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आमेर के जो जय सिंह प्रथम थे इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो वो आ जाएगा शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ ने जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो बिहारी थे अपने मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे बिहारी कवि, जिनकी रचना है सतसई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस शासक को बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी?
यानी किस शासक की बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो अपने आ जाएगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था इसमें मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है। व्याख्या दे रखी है, शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय मिर्ज़ा राजा जय सिंह प्रथम ने दारा सिकों की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे और लड़ते हुए शाह शुजा की सेना को बहादुरपुर के युद्ध में, जो कि बनारस के पास में स्थित है बहादुरपुर, और 24 जनवरी 1658 ईस्वी को परास्त कर दिया था। तो बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1658 के अंदर हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ से मुग़ल सेना की जो शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह और सामने थे शाह शुजा, ठीक है ना, जो कि है बहादुरपुर का युद्ध और बनारस के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पुरंदर की संधि है वो किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में होती है और किसके मध्य हुई थी? तो वो आ जाएगी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के मध्य ये संधि हुई थी भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। आमेर के मिर्ज़ा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य शांति वार्ता शिवाजी की ओर से रघुनाथ पंडित अन्य आए थे, और रघुनाथ पंत भी कहते हैं इनको। तो ये नाम ध्यान रखना कि शिवाजी की ओर से कौन आए थे, तो रघुनाथ पंडित अन्य या फिर रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता की थी। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी को मुग़ल सम्राट से संधि करने के लिए विवश कर दिया था और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर दिया था। 17 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि हो गई, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। और यूरोपीय यात्री मनुची ने इस संधि का प्रत्यक्ष वर्णन किया था। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई कि पुरंदर की संधि का कौन से यूरोपियन यात्री ने वर्णन किया था, तो ये नाम ध्यान रखना मनुची। और पुरंदर की संधि कब होती है? तो 11 जून 1665 को होती है। किसके मध्य होती है? तो शिवाजी और जय सिंह के मध्य होती है। और शांति वार्ता के लिए शिवाजी की तरफ से कौन गए थे? तो रघुनाथ पंडित अन्य या फिर रघुनाथ पंत गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आमेर के मिर्ज़ा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता किसके मध्यस्थता में की गई थी? तो ये मध्यस्थता करने वाले कौन थे? तो रघुनाथ पंडित अन्य या फिर रघुनाथ पंत भी इनको कहते हैं भाई, ठीक है ना। और अभी तक अगर आप क्लास देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप सब भी सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुग़ल सेना का सेनापति कौन था? यानी कि शाहजहाँ ने शाह शुजा के विरुद्ध सेना भेजी थी, उसका सेनापति कौन था? तो वो आ जाएगा मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जिनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बहादुरपुर का युद्ध हुआ था भाई, ये ध्यान रखना 1658 के अंदर। और इसकी व्याख्या देखो, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया और शाहजहाँ ने उसे मिर्ज़ा राजा की पदवी से विभूषित किया गया था। और 1651 ईस्वी में जय सिंह की नियुक्ति सादुल्ला खां के साथ कंधार के युद्ध के लिए की गई थी, जहां उसने मुग़ल सेना का संचालन अग्रभाग में रहकर किया था। यानी कि हरावल या अग्रवाल के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। तो जयपुर के जो शासक थे जय सिंह द्वितीय, इनको सवाई की उपाधि किसने दी? तो वो आ जाएगा औरंगजेब। यानी कि जो इससे पहले जय सिंह थे, जय सिंह प्रथम, उनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने, और जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी अपने औरंगजेब ने। तो ये नाम ध्यान रखना, उपाधियों वाला बहुत बार पूछा गया है भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर दी थी, ठीक है। इन्होंने सवाई की उपाधि क्यों दी थी औरंगजेब ने? कि वाक पटुता, इनकी बोलने का जो तरीका था इसका बहुत ही अच्छा था भाई, इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो जय सिंह प्रथम था, उससे भी सवाया है, इसलिए इनको सवाई जय सिंह की उपाधि दी गई थी। और इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम की पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे। और महमूद शाह ने जय सिंह को सरमद ए राजा ए हिंद या राजशेखर या श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान की थी। किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। और उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 7 मुग़ल बादशाह
यानी कि सवाई जय सिंह द्वितीय थे, इन्होंने 7 मुग़ल बादशाहों का शासनकाल देखा था, जो कि है औरंगजेब और मुअज़्ज़म या फिर बहादुर शाह प्रथम और जहांदर शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दर और रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला। इन सभी 7 शासकों का शासनकाल देखने वाले कौन से शासक हैं? तो सवाई जय सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस मुग़ल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो कौन सा मुग़ल सम्राट था जिसने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो आ जाएगा अपने मोहम्मद शाह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया गया था? यानी कि जयपुर के कौन से शासक ने नागा दादूपंथी थे उनको अपनी सेना में ले लिया था? तो वो आ जाएंगे अपने सवाई जय सिंह ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी पहले इसकी व्याख्या देखो भाई। दादूपंथी नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य के में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जय सिंह ने एक नियम बनाकर इनके शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी। नियम बना दिया और इनके पास शस्त्र रखने से पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि इन्होंने जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया था फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका भाई, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वे कौन थे? तो राम रासा की रचना करने वाले सवाई जय सिंह के जो राजकवि थे उनका नाम बताना था, तो वो आ जाएगा अपने श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। श्री कृष्ण भट्ट जो थे उन्होंने राम रासा की रचना की थी, और ये किसके राजकवि थे? तो सवाई जय सिंह के राजकवि थे। इनकी व्याख्या देखो भाई, जय सिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राम राघव गीतम यानी कि राम रासा पर जय सिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि भी दी थी। इनके अन्य ग्रंथ पद्य मुक्तावली, व्रत मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदर स्तवराज, वेदांत पंच विस्ति और राम गीतम और प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसासौवाद आदि प्रमुख रचनाएं रहने वाली है। ये किसकी रचना है? तो श्री कृष्ण भट्ट की रचनाएं रहने वाली हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कि विश्व की सबसे बड़ी तोप थी जिसका नाम था जय बाण तोप, इसका निर्माण किसने करवाया? तो वो आ जाएगा अपने सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जय बाण तोप का निर्माण करवाया था भाई। और इसकी व्याख्या देखो, जयपुर के जयगढ़ किले में तोप ढालने का कारखाना और जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप थी, जिसकी मारक क्षमता 22 मील तक थी। यानी कि जयपुर किले से 22 मील तक दूरी तक कोई दुश्मन आता तो उसकी खोपड़ी में छेद कर देता भाई ये जय बाण तोप। और के निर्माण का कार्य सवाई जय सिंह द्वितीय के समय पूर्ण हुआ था। तो जयपुर के जो जयगढ़ किला था यहाँ पे तोपें ढालने का कारखाना था भाई, ठीक है, और वहीं पे जय बाण तोप का निर्माण हुआ था। और ये जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और इसकी मारक क्षमता है वो 22 मील है, और ये सवाई जय सिंह द्वितीय के समय बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुरडा सम्मेलन 1734 के अंदर आयोजित हुआ था। और इसकी व्याख्या देखो, जयपुर के सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठाओं के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन, जिसे हम हुरडा भीलवाड़ा में बुलाया था। हुरडा भीलवाड़ा में सभी को सम्मिलित करने के लिए बुलाया था, इसीलिए इस सम्मेलन का नाम भी हुरडा सम्मेलन रखा गया। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के गए थे जोरावर सिंह, जोधपुर से गए थे अभय सिंह, कोटा से गए थे दुर्जन साल सिंह, और बूंदी से गए थे दलेल सिंह, नागौर से गए थे बखत सिंह, और किशनगढ़ के राज सिंह, और करौली के गए थे गोपाल सिंह, मेवाड़ के थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए थे। यानी कि 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन होना प्रस्तावित हुआ था, और संग्राम सिंह उस समय प्रस्तावित अध्यक्ष थे, लेकिन सम्मेलन होने से लगभग महीना 2 महीने पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका फिर अध्यक्षता करते हैं संग्राम सिंह के पुत्र जगत सिंह द्वितीय। और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी।
और खानवा के युद्ध में राजपूताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद ये पहला अवसर था जब वे सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए थे। यानी कि या तो बाबर के समय सांगा ने सबको एकत्रित किया था, और या फिर अभी हुरडा सम्मेलन के अंदर सभी वो राजपूत शासक एकत्रित हुए थे भाई, ठीक है। परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से ये संगठन या समझौता कामयाब नहीं हो पाया था। यानी कि सभी अपने अपने फ़ायदे की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सम्मेलन है वो सफल नहीं हो सका था, ये सम्मेलन असफल रहा था भाई। तो हुरडा सम्मेलन के बारे में ये ध्यान रखना कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 में हुआ था, और शहीद जय सिंह और संग्राम सिंह ने इसको करवाया था। लेकिन अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जगत सिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले कौन थे भाई? तो एक तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय भी शामिल थे, और शहीद जय सिंह भी शामिल थे, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय। तो जसवंत सिंह द्वितीय इसमें शामिल नहीं थे भाई, क्योंकि महाराणा की तरफ से तो ये जगत सिंह द्वितीय आ गए थे, और जोधपुर से आए थे महाराजा अभय सिंह, तो अभय सिंह शामिल थे। यानी कि 1 नंबर शामिल थे, 2 नंबर थे और 4 नंबर शामिल थे। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, तो ये तीनों अपने शामिल रहने वाले थे। तो जगत सिंह आ जाएंगे मेवाड़ से, शहीद जय सिंह द्वितीय आ जाएंगे अपने जयपुर से, और महाराजा अभय सिंह आ जाएंगे अपने जोधपुर से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय, लेकिन पहले जो प्रस्तावित अध्यक्ष थे वो थे महाराणा संग्राम सिंह, और अध्यक्षता की किसने? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले थे अपने शहीद जय सिंह द्वितीय। शहीद जय सिंह अंतिम हिंदू राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यानी कि शहीद जय सिंह द्वितीय के बाद में किसी ने भी अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया था, तो ये अंतिम हिंदू राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महारानी अमर कंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। यानी कि जो महारानी अमर कंवरी थी, जो कि बूंदी के नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और ये किसकी बहन थी? तो बहन आ जाएगी शहीद जय सिंह की बहन थी भाई। तो ये बूंदी का जो ये इनके उत्तराधिकार के लेकर को संघर्ष हुआ था, वो बहुत ही खतरनाक चला था उस समय, और इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दे रखी। देखो, 1734 ईस्वी में बूंदी का शासक राव बुद्ध सिंह था, और शहीद जय सिंह ने बूंदी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बुद्ध सिंह के पुत्र व अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया था। यानी कि अपने भांजे की हत्या कर दी और बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया और बूंदी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तथा करवर के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। यानी कि अपने भांजे को मार करके करवर के शासक थे जिसका नाम था दलेल सिंह, उसको वहाँ का शासक बना दिया। और जय सिंह की बहन एवं बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अमर कंवरी, जिसका नाम आनंद कंवरी भी मिलता है, ने अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठा सरदार होलकर एवं राणोजी को धन देकर अपनी सहायता हेतु बुलाया था, और इन्होंने मल्हार राव होलकर को अपनी राखी बंद भाई बनाया, और इस प्रकार राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश है वो बूंदी में हुआ था। तो सबसे पहले मराठे अगर राजस्थान में कहीं पर आए तो सबसे पहले बूंदी में आए थे, और वो भी इन दोनों बहन भाई के कारण, शहीद जय सिंह और आनंद कंवरी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1733 ईस्वी में जीजा मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक है। तो पुस्तक का नाम ध्यान रखना, जीजा मोहम्मद शाही। 1733 के अंदर ये पुस्तक की रचना हुई थी। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आ जाएंगे भाई अपने शहीद जय सिंह द्वितीय, ठीक है ना। तो शहीद जय सिंह द्वितीय ने इस पुस्तक की रचना की थी, तो ये नाम ध्यान रखना आपको। इसकी व्याख्या देखो भाई, शहीद जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, और उनका नाम तत्कालिक मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा था, और मोहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा था। ये 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
किए थे। तो सवाई जय सिंह ने एक जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी और जीज मोहम्मद शाही नामक एक नक्षत्रों से संबंधित किताब भी इन्होंने लिखी थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित था? तो जो जय सिंह कारिका नामक किताब थी वो भी ज्योतिष से संबंधित रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था? तो कहाँ की जो वेधशाला है उनका निर्माण है वो महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। तो वो अपने आ जाएगा दिल्ली वेधशाला, जयपुर वेधशाला, उज्जैन वेधशाला, मथुरा वेधशाला और बनारस वेधशाला। यानी कि यहाँ पे जो 100 वेधशालाएँ बनी थी इनका निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से की थी और करने के उपरांत भारत में 5 वेधशालाएँ या इनको जंतर मंतर भी कहते हैं, और 5 वेधशाला या जंतर मंतर का निर्माण करने से दिल्ली सबसे प्राचीन दिल्ली के अंदर है, फिर जयपुर के अंदर, और जयपुर वाला जो जंतर मंतर है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और उसके बाद है उज्जैन, बनारस और मथुरा में करवाया गया था। तो 5 जगह पे जंतर मंतर या फिर वेधशालाओं की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे प्राचीन आ जाएगा दिल्ली के अंदर, और सबसे बड़ा या फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कौन सा है तो वो जयपुर वाला जंतर मंतर आ जाएगा। इसके बाद है उज्जैन, बनारस और मथुरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, तो कौन सा शासक था जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? वो अपने आ जाएंगे महाराजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण किया था? तो वो आ जाएगा मथुरा के अंदर। मथुरा, उज्जैन और जयपुर, दिल्ली, यहाँ पे इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण या फिर कह सकते हैं जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? यानी कि निम्नलिखित जो 4 शहर है इसमें से आपको बताना था कि कौन से शहर के अंदर है वो जंतर मंतर या फिर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया। तो मथुरा के अंदर करवाया गया था, उज्जैन में भी करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था, लेकिन आगरा के अंदर जंतर मंतर की स्थापना नहीं की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? यानी कि कौन से खगोल शास्त्री थे जो सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो वो अपने आ जाएगा क्लॉड बोरिडर भी आया था, बोडियर भी आया था, और आंद्रे स्टोबल और फादर अटोनी गैबल्स परगने भी आए थे, और फादर पेट्रो दा सिल्वा भी आए थे। यानी कि चारों के चारों आए थे भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो सही, 3 है वो सही हो जाएगा। तो ये नाम चारों के चारों ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, महाराजा सवाई जय सिंह ने 1726 में पुर्तगाल के राजा एमानुअल के दरबार से एवं कई अन्य देशों से खगोल शास्त्र के कुछ ग्रंथ मंगवाए थे, और सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर फादर पेट्रो द सिल्वा 1730 में, क्लॉड बोडियर 1734 में फ्रांस से आए थे, आंद्रे स्टोबल एवं फादर अटोनी गैबल्स परगने 1736 में जर्मनी से जयपुर से आए थे। और ज्ञातव्य है कि फादर पेट्रो दा सिल्वा जयपुर में ही बस गए थे। जो फादर पेट्रो दा सिल्वा थे वो जयपुर के अंदर ही बस गए थे। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कछुआ राजवंश के संरक्षण में लोग टेबल का अनुवाद यानी कि विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवादकर्ता कौन थे? तो इसमें भाई ये बोनस मिला था बच्चों को। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, सवाई जय सिंह के दरबार का अन्य ज्योतिष शास्त्री और खगोल शास्त्री केवल राम था, जो सन 1775 ईस्वी में जय सिंह की जो खगोल शास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार आया था। और केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों यथा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्या जीव छाया सारणी और दुख पक्ष सारणी, जय विनोद है, राम विनोद है, दुख पक्ष ग्रंथ और ब्रह्मा प्रकाश की रचना की थी। इसने विभाग सारणी नाम से लोगोरिथम से के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की थी।
जिनके रचयिता इसी प्रकार अन्य ग्रंथ के नीरस है। यानी कि इसमें अगर ऑप्शन होता केवल राम तो वो राइट होता। तो केवल राम ने भाई विभाग सारणी का अनुवाद किया था भाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय को मालवा का कितने बार सूबेदार नियुक्त किया गया? तो 3 बार है वो इसको सूबेदार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी पहले व्याख्या देख लो। फर्रुखसियार ने सवाई जयसिंह द्वितीय को 7 हजारी मनसब जात और सवार देकर उसे सन 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना दिया था और सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 ईस्वी में पुनः इन्हें दोबारा मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो मोहम्मद खां बंगस को हटाकर बनाया गया था। ठीक है, सम्राट मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सन 1732 में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी बनाई गई थी। यानी कि पहली बार तो सूबेदारी दी थी किसने? तो वो थे फर्रुखसियार ने। दूसरी बार देने वाले थे सम्राट मोहम्मद शाह, और तीसरी बार भी इनको मालवा की सूबेदारी किसने दी थी? सम्राट मोहम्मद शाह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहाँ कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उस कारखाने को क्या कहते थे? तो वो था सूरत खाना। यानी कि जहाँ पे जो चित्रकार कलाकार चित्र वगैरह बनाते थे, पोर्ट्रेट वगैरह चित्र करते थे, तो वो उस स्थान को कहते थे सूरत खाना। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो, बख्तराम ने बुद्धि विलास सवाई जयसिंह के समय की कारखाना प्रणाली यानी कि 36 विभाग का वर्णन किया था, जिसमें सूरत खाना जो कि चित्रशाला थी, और पोती खाना जो कि शाही पुस्तकालय था, सिले खाना जो कि शस्त्रगार था, सूरत खाना जो कि ऊँट सेना का विभाग था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जयपुर का जो अल्बर्ट हॉल है इसका जो उद्घाटन हुआ था वो महाराजा माधो सिंह द्वितीय के समय हुआ था। यानी कि राम सिंह द्वितीय के समय जो अल्बर्ट आए थे, प्रिंस अल्बर्ट आए थे, उनके समय जब ये जयपुर का कलर है वो गुलाबी करवाया था, और उन्हीं के याद में यहाँ पे माधो सिंह ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी करवाया था और फिर इसका उद्घाटन भी किया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, वास्तुविद स्वीटन जैकब द्वारा डिज़ाइन व राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 ईस्वी में किया था। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रेड फोर्ट ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुए थे? तो वो आ जाएंगे ईश्वरी सिंह आसीन हुए थे 1743 के बाद। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो, सवाई ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह ने गद्दी संभाली थी, और बनास नदी के पास 1 मार्च 1747 ईस्वी में राजमहल टोंक नामक स्थान पर युद्ध में ईश्वरी सिंह जो कि मल्हार होलकर और सम्राट के साथ विजय हुई थी, और उसके उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर इन्होंने इसरलाट या फिर इनको सरगासुली नामक मीनार का निर्माण भी करवाया था। तो इसरलाट या फिर सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। मराठाओं के आक्रमण से परेशान होकर उसने अपने सेनापति हरगोविंद नाठाणी की कुटिलता के कारण 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना भाई। तो जिसके विजय के उपलक्ष्य में बनाया था वही इनके मृत्यु का कारण बना, और वहीं से ये मर भी गए थे। तो ये हरगोविंद नाठाणी का नाम ध्यान रखना, सेनापति था, इसने भी इसको परेशान किया था बहुत ज़्यादा। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि मराठाओं से विजय प्राप्त करने के बाद जयपुर का कौन सा शासक था जिसने सरगासुली का निर्माण किया था? तो वो शासक आ जाएगा ईश्वरी सिंह। तो सरगासुली का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो ईश्वरी सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे? तो वो कौन से शासक थे? तो वो अपने आ जाएगा महाराजा प्रताप सिंह। यानी कि महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व 22 थे, जिसमें 22 कवि थे, 22 ज्योतिष थे, 22 संगीतज्ञ थे और 22 विषय विशेषज्ञ थे। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है। जयपुर शासक संगीताचार्य प्रताप सिंह के शासनकाल में 22 संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। ये स्वयं भी ब्रजनिधि नाम में काव्य रचना किया करते
थे। यानी कि प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी रहते थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंधर्व बाईसी का संबंध किस शासक से है, तो जयपुर के प्रताप सिंह के शासनकाल से संबंधित रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे, तो वो आ जाएगा आपके ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह अपनी कविताओं के अंदर अपना नाम ब्रजनिधि के नाम से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की है, तो वो आ जाएगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे, यानी कि स्वयं संगीत के महान आचार्य थे, तो वो आ जाएंगे सवाई प्रताप सिंह जो है वो स्वयं संगीत के महान आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद गीत सार के रचयिता कौन थे, तो राधा गोविंद गीत सार के जो रचयिता है वो अपने आ जाएंगे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। तो संगीत गोविंद गीत सार रचना के रचयिता कौन है अभी, तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट जो है वो इसके रचयिता रहने वाले हैं। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। तो जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवर्षि भट्ट, तो ये देवर्षि भट्ट का नाम ध्यान रखना भाई। राधा गोविंद संगीत सार का रचयिता कौन है, तो देवर्षि भट्ट ब्रजपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी, तो वो शासक आ जाएगा सवाई प्रताप सिंह, जिनके शासनकाल में गंधर्व बाईसी रहते थे, वही सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, जयपुर के राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी, तो राम प्रकाश थिएटर की जो स्थापना होती है वो अपने महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। इसकी व्याख्या देखो, राजस्थान के प्रथम फारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 ईस्वी में करवाई थी, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच या फिर पहला थिएटर था। तो थिएटर का नाम क्या था भाई, राम प्रकाश थिएटर, और स्थापना किसने करवाई, तो राम सिंह द्वितीय ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, तुंगा का युद्ध लड़ा गया था, तो तुंगा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो वो आ जाएगा आपके 28 जुलाई 1787 के अंदर तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। इसकी व्याख्या देखो, 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह जो कि जोधपुर शासक विजय सिंह के साथ में थे के बीच तुंगा का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं को पीछे हटना पड़ा था। यानी कि तुंगा के युद्ध के अंदर जो ईश्वरी सिंह जी और सवाई प्रताप सिंह जी और जोधपुर शासक विजय सिंह जी ने मिलकर के मराठाओं को पीछे कदम हटने के लिए मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तुंगा का युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था, तो तुंगा का जो युद्ध है वो प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था, और प्रताप सिंह का साथ देने के लिए गए थे जोधपुर के विजय सिंह जी जो है इनके साथ में लड़े थे, और महादजी सिंधिया को तुंगा के युद्ध के अंदर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और डेट ध्यान रखना भाई, 28 जुलाई 1787 के अंदर लड़ा गया था, तो डेट आपको ध्यान रखना है 28 जुलाई 1787 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो आ जाएगा माधव सिंह द्वितीय। जयपुर के शासक थे माधव सिंह द्वितीय। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU जो है वर्तमान में BHU के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो BHU की स्थापना के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो थे माधव सिंह द्वितीय जयपुर से। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखा है, सवाई माधव सिंह द्वितीय जिसको बब्बर शेर के नाम से भी जानते थे, नाम से प्रसिद्ध, जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए का बजट इनको दिया गया था। यानी कि जो मदन मोहन मालवीय जी है वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि हाँ भाई हमें एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, तो उसके लिए सवाई माधव सिंह द्वितीय जो है जिनको बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इनका भव्य स्वागत किया और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराजा सवाई मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं,
तो किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं महाराजा सवाई मान सिंह? तो वो थे स्पेन के अंदर, यानी कि स्पेन के अंदर भारत के जो राजदूत है वो सवाई मान सिंह भी रहे हुए हैं। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। कच्छवा राजा मान सिंह द्वितीय ने जयपुर को आधुनिक स्वरूप दिया और मान सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना की और 23 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन के बाद इन्हें राज्य का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। ये जयपुर के अंतिम महाराजा थे। फरवरी 1962 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए तथा 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए थे। जून 1970 में पोलो खेलते हुए गिर जाने से लंदन में सवाई मान सिंह का निधन भी हो गया था, यानी कि लंदन के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। पोलो खेल रहे थे और वो घोड़े से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनमें मौत भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजपूतों के कौन से वंश ने जयपुर की रियासत पर शासन किया था? यानी कि राजपूतों के कौन से वंश ने जयपुर की रियासत पर शासन किया था? तो वंश कौन सा आ जाएगा? कछवा वंश, जो अपने आप को लक्ष्मण के अवतार या लक्ष्मण के वंशज मानते हैं भाई, कछवा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कछवा वंश के निम्न शासकों को कालानुक्रमानुसार यानी कि पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन राजा बने थे, उसके बाद कौन बने थे, इस क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो इसमें सबसे पहला राजा बना था सवाई जगत सिंह बने थे। इसके बाद बने थे अपने सवाई जय सिंह तृतीय बने थे, और इसके बाद बने हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, और इसके बाद बने हैं सवाई माधो सिंह द्वितीय। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा कि सबसे पहले सवाई जगत सिंह, इसके बाद सवाई जय सिंह तृतीय, इसके बाद आते हैं अपने राम सिंह द्वितीय, और इसके बाद आ जाएंगे सवाई माधो सिंह द्वितीय। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कछवा राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इन निम्नलिखित जो शासक है इनको भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा भगवंत दास जी आ जाएंगे। भगवंत दास जी के बाद आ जाएगा मान सिंह प्रथम, जो कि मृत राजा के नाम से फेमस थे, और इसके बाद आ जाएंगे अपने भाव सिंह, और भाव सिंह के बाद आ जाएंगे जय सिंह प्रथम, यानी कि 1 2 3 और 4 भगवंत सिंह, मान सिंह, भाव सिंह और जय सिंह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सही मेल नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको छांटना था। तो राणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, बिल्कुल सही है। जसवंत सिंह जोधपुर से थे, राठौड़ वंश से थे, बिल्कुल सही है। महाराणा हमीर गुइल वंश से थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राजा जो मान सिंह है वो हाड़ा वंश से नहीं थे, राजा मान सिंह है वो कछवा वंश से संबंधित थे। तो इसमें मेल कौन सा मेल नहीं है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो मेल में नहीं है, बाकी सभी के सभी इससे सुमेलित है। तो ये था भाई जयपुर के कछवा वंश का इतिहास, जो कि इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे हमने आज कवर कर लिया है। और आपको अगर ये अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि मैं आगे भी दिशा की जो और टॉपिक्स है उनको भी सॉल्व करवा सकूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।